हे दोस्तों, मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल आपकी सीएससी अकेडमी पर आप लोग का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि पता है, लास्ट लेक्चर पे हम लोग दक्षिण का प्रायद्वीपी पठारी भाग को हम लोग कंप्लीट कर दिए थे, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। उसमें हम लोग ने डिटेल से जितने भी फैक्ट थे, कॉन्सेप्ट थे, सब मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था। उसको अगर आप लोग एक या दो बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको फिर किसी एग्जाम के लिए कोई परेशानी नहीं होने वाली है। उसमें इतने पर्याप्त फैक्ट हैं और कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बराबर दिया है। बोर्ड थोड़ा सा छोटा होने की वजह से जो लास्ट लेक्चर था वो काफ़ी थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया था, लेकिन अगर आप लोग ने वॉइस और फिगर को कनेक्ट किया होगा और मैप से देखते हुए उसको पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, देखिए, तटीय मैदान। ठीक है, हम लोग, चूंकि आप लोग को पता है कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में जब हम लोग भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग जो लास्ट हम लोग का चला था वो था दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। उसमें हम लोग बहुत सारे विभाजन किए थे और उसमें लास्ट में हम लोग पढ़े थे पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। वो आप अगर वीडियो देखेंगे पीछे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, वो सीक्वेंस बन जाएगा। चूंकि मैं इंडियन ज्योग्राफी एकदम सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है, अब उसी भौतिक प्रदेश में जो आपका है तटीय मैदान, जिसमें कौन सा मैदान आता है आपका, एक आता है पूर्वी तटीय मैदान और आपका होता है पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, आप विस्तार मैप से पहले देख लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे, है ना। देखिए, ये मैप है, आप लोग देख रहे होंगे। गुजरात के कच्छ से ये मैदान मैंने बनाया हुआ है ना, ये दिख रहा होगा आपको। तो गुजरात के कच्छ से लेकर ये कन्याकुमारी अंतरिक्ष से होते हुए कहाँ तक गया है, उड़ीसा तक है। इस तरीके से तटीय मैदान का विकास हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसका पढ़ेंगे, छोटा सा हम लोग पहले परिचय देखेंगे इसका। ठीक है, हम लोग का जो पढ़ने का सीक्वेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, एक छोटा सा परिचय रहेगा इसके बारे में। फिर देख रहे हैं आप, कहीं कहीं मैदान सकरा तो कहीं कहीं चौड़ा, है ना, कहीं चौड़ा सकरा चौड़ा, फिर इधर क्यों काफ़ी चौड़ा है इसके कंपैरिजन में, इन सबों का कारण हम लोग जानेंगे। मैदान का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में भी जानेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग, आप देख रहे होंगे, गुजरात का तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, इसी तरह कोरोमंडल तट और आगे और एक दो तट है, उत्कल तट लिखा हुआ है, इस पर उत्तरी सरकार तट है। इन सब तटों का विभाजन हम लोग देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, चूंकि ये तो है आपका पश्चिमी तटीय मैदान, ये पूर्वी तटीय मैदान, लेकिन उनको भी हमने विभाजन किया है। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन में आता है कहाँ से कहाँ तक कौन सा तट, नाम ऐसे पूछ लेगा। गुजरात तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको पता होगा तो आप करेंगे, नहीं पता होगा तो नहीं करेंगे। आपको बस इतना ही पता होगा, हम तो बस पश्चिम तटीय मैदान जानते हैं और पूर्वी तटीय मैदान जानते हैं, तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन ये श्योर है कि आज का लेक्चर देखने के बाद आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। जो आपका पश्चिमी तटीय मैदान है, आपका पूर्वी तटीय मैदान में हम लोग एक क्या देखेंगे, तुलनात्मक अध्ययन भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, छोटा सा परिचय देखेंगे। ठीक है, छोटा सा परिचय देखेंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे, इसमें इनकी चौड़ाई पे थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, कहीं चौड़ाई कम ज़्यादा क्यों है तो सबसे पहले निर्माण देख लेंगे इस मैदान का, निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, फिर क्या देख लेंगे हम लोग, चौड़ाई पे बात कर लेंगे। फिर इनका विभाजन देख लेंगे। ठीक है, और फिर इनका क्या कर लेंगे हम लोग, तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, और कुछ बचे खुचे फैक्ट देख लेंगे। क्या देख लेंगे, तथ्य, इंपॉर्टेंट तथ्य या फैक्ट। अगर कुछ इतना अध्ययन करने के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण फैक्ट बच जाता है तो हम उसको देख लेंगे। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग और देखेंगे, लैगून झीलों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। क्या जानेंगे, लैगून झीलें। लैगून झीलों के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और जानेंगे कैसे लैगून झीलें बनती हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि लैगून झीलें कैसे बनती है, झीलें कैसे बनती हैं। कुछ महत्वपूर्ण झीलों के नाम भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि उनका आपको एग्जाम से डायरेक्ट संबंध है, डायरेक्ट झीलों पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ, एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि लैगून झीलों की संख्या पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा पश्चिमी तटीय मैदान में, खासकर केरल में बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोग सिर्फ मुख्य झीलों का ही यहाँ पर जिक्र करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है ना। चलिए,
तो सबसे पहले हम बात कर ले, अगर सबसे पहले बात करें कि ये इनका परिचय देखिए, परिचय मैंने आपको एक संक्षेप में दे दिया है कि इनका विस्तार कहाँ से हुआ है मैदान का। तो कच्छ से इनका विस्तार होते हुए, अगर हम इसको पूरा देखें तो कच्छ से होते हुए कन्याकुमारी होते हुए कहाँ तक गया है, ये उड़ीसा तक। ठीक है, कच्छ से होते हुए ये कन्याकुमारी होते हुए कहाँ तक गया है, ये उड़ीसा तक गया है। अगर हम पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो पश्चिमी तटीय मैदान में आपका क्या हो जाएगा, कच्छ से कन्याकुमारी तक। और पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो उत्कल से उड़ीसा से आपका कन्याकुमारी तक, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि आप देख रहे होंगे मैदान, देखिए यहाँ से है आपको, यहाँ कहीं सकरा है तो कहीं यहाँ पर चौड़ा है, फिर इधर चौड़ाई है, फिर इधर देखिए इधर पूरी चौड़ाई है। तो इसमें ये है, हम लोग यहाँ पर चौड़ाई पे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि कहीं सकरा और कहीं चौड़ा मैदान है। और खासकर इस बारे में भी बात कर लेंगे हम लोग कि क्यों पूर्वी तटीय मैदान ज़्यादा चौड़ा है पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा, सब बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका परिचय था, सिर्फ यहाँ परिचय में यही बताना था आपको। ठीक है, ये आपको मैप में दिख रहा होगा। लेकिन हम यार देखें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये निर्माण कैसे हुआ, इन मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। तो आपको देखो अच्छी तरह पता होगा, जब हमारा प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना लैंड के भाग से टूट के जब हमारे यूरेशियाई प्लेट की तरफ बढ़ा था, है ना, तो हमारा उसका आकार कैसे था, बिल्कुल ट्रायंगुलर था, इस तरीके से था। यही भाग आगे बढ़ते हुए हमारा कहाँ से लड़ा था, ये हमारा यूरेशियाई प्लेट से, है ना, यूरेशियाई प्लेट से जाके टकराया था। ठीक, ये आपको मैंने पिछले कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो टकराने, जब वहाँ टकरा के वहाँ रुका तो क्या हुआ, आप जानते हैं कि ये पूरा समुद्र है ना, समुद्र था। तो इनका निर्माण जब ये यहाँ से रुके तो कैसे हुआ, कुछ तो देखिए, क्योंकि दोनों साइड क्या है, एक तरफ आपका बंगाल का खाड़ी, मतलब है ना, बंगाल की खाड़ी है हिंद महासागर का, और एक तरफ आपका अरब सागर है। ठीक है, अच्छी तरह जानते हैं। तो इनके निर्माण में दो कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब आपका ये प्लेट जाके यूरेशियाई प्लेट से टकरा गया तो इसमें क्या हुआ, अभी चूँकि हम ये नहीं कह सकते कोई स्थिर, हम अच्छी तरह आपको बता चुके हैं कि उसमें मूवमेंट हो रहा है, लेकिन जनरली उसको देखेंगे तो हम स्थिर मारेंगे ना, है ना, क्योंकि बहुत हल्का उसमें अभी मूवमेंट हो रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इधर से कुछ नदियाँ निकली और इधर से भी कुछ नदियाँ निकली। ठीक है, तो अब इन समुद्री कारणों से और प्लस इन नदियों का निक्षेप से, तो बस मैं इनका निर्माण का कारण यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि इन मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है। तो प्रायद्वीपीय पठारी नदियों के अवसाद निक्षेपण से, प्रायद्वीपीय पठारी नदियों के अवसाद के निक्षेप से, प्लस दोनों तरफ समुद्र है तो समुद्री तरंगों के अपर्दन और निक्षेपण क्रियाओं के द्वारा ही इन मैदानों का निर्माण हुआ है। बात समझ गए आप लोग। तो अगर अब संक्षेप में बोला जाए तो मैदानों का मतलब पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान का जो निर्माण कैसे हुआ है, ये समुद्री तरंगों के निक्षेपण अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक क्रियाओं से तथा पठारी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, इस तरीके से इनके निर्माण की बात हो गई। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम पीछे से जाके इसलिए बताएं ताकि चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक चीज़ आप कि इनकी चौड़ाई, अब इनकी चौड़ाई में बात करना इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है कि क्यों आखिर कहीं पर चौड़ा कहीं पर कम सकरा है। देखिए सबसे पहले हम पश्चिम तटीय मैदान की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम तुलना में भी देखेंगे, चूंकि अभी जाने रहेंगे तुलनात्मक अध्ययन करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो आपका पश्चिम तटीय मैदान है, ठीक है, जो पश्चिम तटीय मैदान है तो उनमें जो नदी, चूँकि इधर बहने वाली नदियों की संख्या भी काफ़ी पूर्वी तटीय नदियों की अपेक्षा कम है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और जो नदियाँ अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं वो नर्मदा और तापी नदी को छोड़ दें, नर्मदा और तापी नदियों को छोड़ दें तो काफ़ी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो पश्चिमी घाट पर्वत से निकल के सीधा आपके अरब सागर में मुहाना बनाती हैं। और एक चीज़ मैंने और आपको बताया था, आपको ध्यान होगा, फिर से न ध्यान हो आप लोग रिकॉल कर लीजिए, लेकिन मैंने बताया था ढाल की भी, मैंने जब पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत बताया था तो उसमें मैंने ढाल की बात की थी, है ना, स्लोप की बात की थी। देखिए फिर से आप देख लीजिए, जो ये रीजन है इसका स्लोप कैसे है, इस तरीके से। ठीक है, अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे, ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है, इस तरीके से इसका विस्तार है, और ये आपका पूर्वी घाट पर्वत है। ठीक है, लास्ट लेक्चर को कनेक्ट करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने ये बताया था, ये एक तो पहली बात ये एक कगार था। ठीक है, ये
टूट के जो कगार हुआ था, जो कि गोंडवाना लैंड से जब हमारा प्रायद्वीपीय भाग टूटा था तो एक कगार नुमा संरचना बन गई थी। तो ये एक्चुअल में ये पर्वत श्रृंखला न होकर क्या था, ये कगार था। ठीक है, अब चूंकि कगार कहीं से किसी चीज़ को, मैंने आपको बताया था एक बर्फी के टुकड़े को आप तोड़ेंगे तो अगर किसी तोड़ने के बाद भी जो हल्का फुल्का जो भी क्षण होगा तो उसमें जो ढाल होगा वो क्या होगा, काफ़ी स्टीप होगा, काफ़ी खड़ा ढाल होगा। तो उसी तरीके से जो आपका पश्चिमी घाट पर्वत है उसका ढाल काफ़ी तीक्ष्ण है, इसका ढाल क्या है, काफ़ी तीक्ष्ण है। ठीक है, तो यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी, अब ये इधर मान लीजिए ये आपका सागर है, तो यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी वो क्या करेंगे, एक तो लंबी दूरी नहीं है इनके पास, तो इनके पास अवसादों की मात्रा बहुत कम होगी, पहली बात। ठीक है, अवसादों की मात्रा कम होगी तो ये, और ढाल इतना तीक्ष्ण है कि उनमें गति काफ़ी तेज होगी। तो ये क्या करते हैं, जब गति तेज होती है तो सीधा जाके समुद्र में मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अवसाद नहीं लाएंगी, इतना भी दूरी कम नहीं होती, लेकिन इनकी अपेक्षा जो इसी पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पूरब की ओर बहती हैं, ये ढाल कंसर्न करती हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से तमाम नदियाँ निकलती हैं। अभी हम लोग देखेंगे, इधर नदियाँ हैं ना, ये जैसे आपका क्या हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, सॉरी हाँ, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, है ना। तो इस तरीके की जो नदियाँ हैं वो नदियाँ क्या करी, एक लंबी दूरी तय की सबसे पहले, और तय की साथ साथ उन्होंने क्या किया, पूर्वी घाट पर्वत को उन्होंने अपर्दित कर दिया, काट के, अपने ढाल को उन्होंने नहीं छोड़ा, मतलब वो अपने ढाल का अनुसरण करते हुए ही वही प्रवाहित हुई। और इस तरीके से इन्होंने क्या किया, जो आपका इस पूर्वी घाट पर्वत का जो विस्तार था उसको काटते हुए आप फिर जाके कहाँ जल अपना मुहाना बनाया, बंगाल की खाड़ी में। और मुहाना बनाने से पहले चूंकि एक लंबी दूरी थी तो अवसादों की मात्रा बहुत ज़्यादा, तो खूब बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करते हुए ये जाके बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाई। तो ये अंतर बना आपका कि इधर की जो नदियाँ निकली वो काफ़ी तेज गति से बहती थी, ढाल क्योंकि उनका इतना तीक्ष्ण था, और ऊपर से दूरी कम तो अवसाद की मात्रा कम, तो डायरेक्ट जाके समुद्र में। इसलिए यहाँ पर देखेंगे अभी आप कि जो आपका जो पश्चिम तटीय मैदान है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपको पश्चिमी घाट पर्वत जब हम लोग पढ़े थे उसमें बताए थे कि जो पश्चिमी घाट पर्वत में जो पश्चिम की तरफ नदियाँ बहती हैं वो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि इनमें अवसादों की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, तो बस उसी को आप कनेक्ट करिए, जहां अवसाद की मात्रा कम होगा वहां मैदान का निर्माण कैसे ज़्यादा हो सकता है, आप समझिए इस बात को। जहां अवसाद की मात्रा ही कम होगी वहां मैदान का निर्माण भी तो बहुत सकरा होगा। तो जो इधर नदियां हैं छोटी छोटी डायरेक्ट गिर रही हैं तो अवसाद की मात्रा काफ़ी कम है, तो काफ़ी सकरा है। ठीक, इधर के बीच में रीजन में काफ़ी नदियों की संख्या भी कम है। ठीक है, तो ये कारण है कि ये मैदान काफ़ी पतला है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सर इसके कंपेरिजन में ये चौड़ा है, कारण है उसका क्योंकि इधर कौन सी नदियां आपकी बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती, वो अपनी भ्रंश घाटी में बहती हुई एक लंबी दूरी तय करती हैं। ठीक है, नर्मदा और तापी मुख्य नदियों की बात कर रहा हूँ, और छोटी छोटी नदियां भी इधर हैं, तो इसलिए ये लंबी दूरी से अवसादों की मात्रा इनमें ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए इधर क्या होता है, इधर का मैदान जो है वो चौड़ा होता है, बात समझ गए। और इधर सकरा, फिर इधर केरल में नदियों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है तो अवसाद थोड़े कम इनके कंपैरिजन में ज़्यादा, इसलिए इधर चौड़ाई ज़्यादा। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे ये नदियों की ये मैदान की जो चौड़ाई है कहीं ज़्यादा कहीं कम कहीं ज़्यादा, ऐसा क्यों है, ये नदियों के कारण है। ठीक है, नदियों का अवसाद के कारण है। दूसरी बात, इसके कंपैरिजन में आपका जो पूर्वी तटीय मैदान है, ठीक है, इस पूरे पश्चिमी तटीय मैदान के अपेक्षा ज़्यादा चौड़ा है। तो उसका भी कारण आपको अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इधर नदियों की संख्या ज़्यादा है, लंबी दूरी वाली नदियां हैं, अवसादों की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये मैदान काफ़ी चौड़ा है। तो चौड़ाई भी ये इतना बताना आप लोग को लिए आवश्यक था। ठीक है, तो आपका हो गया ये चौड़ाई ज़्यादा क्यों कम क्यों, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। थोड़ा सा देखिए, जैसे आपकी कोई नदी है, ठीक है, अगर ये काफ़ी तीव्र गति से बह रही है ना, इनमें गति तीव्र है, तो क्या करेगा, अगर मान लीजिए ये समुद्र है तो ये समुद्र के जल को पीछे ढकेलेगा, है ना, समुद्र के जल को पीछे ढकेलेगा और डायरेक्ट जाके मिलेगा, तो इसमें जो मैदान का निर्माण होगा वो काफ़ी कम होगा। ठीक है, मतलब आसपास जो उनके अवसाद इकट्ठा होते हैं उनसे जो मैदानों का जो चौड़ाई होगी काफ़ी कम होगी। लेकिन इसी भी अगर इसकी गति ये लंबी दूरी की नदी हो जाएगी, ठीक है, लंबी दूरी की नदी हो जाएगी, और ढाल तो मंद
गति भी क्या हो जाएगी मंद, क्योंकि लंबी दूरी से क्या होता है अवसाद, नदियों में अवसादों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, अवसाद की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए वो नदी के गति में अवरोध का काम करने लगते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, एक काफ़ी फैल के इनमें प्रवाह होने लगता है और जगह जगह क्या होता है अवसादों का निक्षेपण होने लगता है। इससे हमारा क्या बनता है, हमारा डेल्टा बनता है और मैदान की चौड़ाई भी काफ़ी बढ़ जाती है। जो अभी तो यहीं बन रही थी, अब कहाँ तक बनेगा, यहाँ तक बनेगा। समझ गए? तो इस तरीके से आपका मैदान का निर्माण होता है, जो आपको इधर से उधर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा समय लग रहा है समझाने में आप लोग को, लेकिन ये आप लोग के लिए फ़ायदे की चीज़ है। सिर्फ फैक्ट ही बता के मुझे यहाँ पर वीडियो ख़त्म नहीं करना है, मेरा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। अब देखिए आपका विभाजन देखते हैं हम लोग, चूँकि मैप में ही हमने विभाजित कर दिया है, कुछ चीज़ें बची हुई हैं, देख लीजिए। जैसे कच्छ से, देखिए ये तो मैंने बता चुका, कच्छ से कन्याकुमारी तक आपका पश्चिमी तटीय मैदान है। ठीक, उसको हम विभाजित कर रहे हैं छोटे छोटे भागों में। तो आपका कच्छ से लेकर आपका ये दमन, आप जानते हैं यहाँ पर दमन द्वीप पड़ता है। तो अगर वहाँ तक हम बात करें तो ये क्या है आपका गुजरात तट। इसका क्या नाम है, कच्छ। इसी मैदान को कच्छ से लेकर दमन तक अगर विस्तार देखें तो इस मैदान को जो नाम हम रखे हैं, क्या रखे हैं, गुजरात तटीय मैदान या गुजरात तट। ठीक है, अब कैसे इसको कर सकते हैं, इसका और क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, गुजरात तट। चूंकि ये देखिए आप जानते हैं ये क्या है आपका काठियावाड़ प्रदेश है, तो इसको और किस नाम से हम लोग जानते हैं, काठियावाड़ तट। क्या नाम से जानते हैं इसको, काठियावाड़ तट। ठीक है, काठियावाड़, ठीक है, इसको इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब दमन से लेके, देखिए ध्यान दीजिए, दमन से लेके गोवा तक, दमन से लेकर गोवा तक आपका कौन सा तटीय मैदान है आपका, तो ये कोंकण तटीय मैदान है। क्या है ये, कोंकण तटीय मैदान है। ठीक है, ध्यान रहेगा, गुजरात के कच्छ से लेके आपका दमन तक आपका गुजरात तट, उसके बाद आपका दमन से लेके आपके गोवा तक क्या हो जाएगा आपका कोंकण तट। ठीक है, याद रहेगा। फिर आपको गोवा से, देखिए ये गोवा से आपका कहाँ तक, मैंगलोर, जो आपके कर्नाटक में है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं कन्नड़ तट या फिर कनारा तट, कन्नड़ तट या फिर कनारा तट। ध्यान दीजिए, इसको और किस नाम से भी जाना जाता है, कनारा तट या कनारा तटीय मैदान। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, नाम जरूर याद रखिएगा। मान लीजिए कन्नड़ तट ना देखिए कनारा तट दे दिया तो भी आप परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए मंगलौर से लेके आपको कन्याकुमारी तक। हाँ एक चीज़ और है, कई सारे बुक में आप देखे होंगे कन्याकुमारी न देखे कुमारी अंतरिप दिया रहेगा या फिर केप कमोरिन दिया रहेगा, तो भी इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कन्याकुमारी या केप कमोरिन या कुमारी अंतरिप। ठीक है, कुमारी अंतरिप। ठीक है, कन्याकुमारी या केप कमोरिन या कुमारी अंतरिप तक। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हो मैंगलोर से आपका कन्याकुमारी तक के मैदान को हम लोग मालाबार तट कहते हैं, जो मुख्यतः आपका केरल में विकसित है। कहाँ है, केरल में। ठीक है, तो इस मैदान को हम लोग क्या बोलेंगे, मालाबार तट या फिर मालाबार तटीय मैदान। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पश्चिम तटीय मैदान का विभाजन हो गया। ठीक है, याद रहेगा आपको, गुजरात तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। ठीक, अब आते हैं हम लोग पूर्वी तटीय मैदान का विभाजन देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये उत्कल तट। उत्कल तट कहाँ से है, ये देखिए आपको छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, जगह की कमी है, मैंने थोड़ा सा बताया आपको। मैं जल्दी इस बोर्ड को बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है ये बोर्ड बड़ा हो जाए अभी 2 ही 4 दिन में। ठीक है, फिलहाल देखते हैं, जिससे उसी काम चलाइए आप लोग कि आपका ये स्वर्णरेखा, ठीक है, आपका ये स्वर्णरेखा नदी इधर से आके बहती है। तो स्वर्णरेखा नदी तट से, ध्यान दीजिएगा, स्वर्णरेखा नदी तट से आपकी महानदी, ये कौन सी नदी है आपकी, महानदी है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, जगह कमी है उसमें, काफ़ी हौच पौच हो जाएगा, बस आप ध्यान से सुनिए। यहाँ स्वर्णरेखा नदी से महानदी के तट तक या फिर महानदी के पास तक का जो मैदान है उसको हम लोग बोलते हैं उत्कल तट, या फिर उसको क्या नाम बोलते हैं, उड़ीसा। जो आप लोग कंप्लीटली आपका किस में है, उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर है ये, उड़ीसा में। इसको उड़ीसा तट के नाम से भी जानते हैं, उत्कल तट को उड़ीसा तट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है,
तो महानदी स्वर्णरेखा नदी से दक्षिण में आएंगे कहाँ तक, महानदी तक, ठीक है, महानदी के मुहाने तक, स्वर्णरेखा नदी के मुहाने से महानदी के मुहाने तक, ठीक है। अब महानदी लिख ही देते हैं, महानदी के मुहाने से आपका कौन सा ये नदी है बताइए, महानदी के मुहाने से आपका अगर गोदावरी की बात किया जाए, ठीक है, माफ करिएगा, महानदी के तट से आपके कृष्णा नदी के तट की बात किया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं इस नदी, इस तट को, इस पूर्वी तटीय मैदान को क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। कहाँ तक है, ये कृष्णा है, ये गोदावरी है, लेकिन हम लोग बात कहाँ करेंगे, महानदी से कृष्णा नदी के मुहाने तक, महानदी मुहाने से कृष्णा नदी के मुहाने तक के मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार। उसके बाद कृष्णा नदी से आपका कुमारी अंतरीप तक आ जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है। तो आप अब कभी कंफ्यूज मत होइएगा, कोरोमंडल तट को पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोमंडल तट का विस्तार आपका कहाँ से है, तो कृष्णा नदी के डेल्टा से या कृष्णा नदी के मुहाने से आपका पूरा कुमारी अंतरीप तक, कन्याकुमारी अंतरीप तक है, ठीक है, ये है आपका कोरोमंडल। उसके ऊपर जाते हैं उत्तरी सरकार, कृष्णा नदी से महानदी तट, महानदी मुहाने तक, और फिर महानदी से स्वर्णरेखा नदी तक आपका कौन सा हो जाएगा, बताएं आपका कौन सा हो जाएगा, उत्कल या उड़ीसा का तट, ठीक है, ओके। इस तरीके से इनका विभाजन हो गया, विभाजन में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आई थिंक, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे, देखिए ये छोटे छोटे मैंने डेल्टा बना रखे हैं, ये जानबूझ के दिखाना इसलिए था क्योंकि इन्हीं डेल्टाओं के वजह से इस मैदान की चौड़ाई काफी अधिक है ना। अब ये सिर्फ मुख्य नदी है, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, ये आपकी कौन सी नदी है, ये आपकी गोदावरी नदी है, ये आपकी कृष्णा नदी है, ये आपकी कावेरी नदी है ना, कावेरी नदी है। तो इन नदियों के जो बड़े बड़े डेल्टाएं हैं उनकी वजह से इस मैदान की पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा इस मैदान की चौड़ाई अधिक है। वैसे तो आप देखेंगे जब डेफिनेशन आती है पश्चिम तटीय मैदान या पूर्वी तटीय मैदान का, तो दोनों मैदानों को सकरा मैदान ही बोला जाता है, लेकिन जब इन दोनों में अगर तुलना करेंगे तो ये मैदान ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। एक चीज़ और, अब देखिए ये डेल्टा आपको दिख रहा है, जब हम झीलों की बात करेंगे तो आपको बताते हैं ही, लेकिन अभी आप ध्यान दीजिए कि गोदावरी और कृष्णा नदी के जो डेल्टा है, इन दोनों डेल्टाओं के मिलने से एक झील का निर्माण हो गया है। गोदावरी नदी का डेल्टा और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच एक छोटे से झील का निर्माण हुआ है, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा झील है, ठीक है। उस झील को हम लोग डेल्टाई झील कहते हैं, बस इसे बताने का है, क्या नाम है उसका, कोलेरू झील। क्या नाम है, कोलेरू झील, ठीक है। अब कोलेरू झील एक आपका डेल्टाई झील है। क्या है, कोलेरू झील एक डेल्टाई झील है, लैगून झील नहीं है। सबसे बड़ा उद्देश्य यही था बताने का, क्यों, क्योंकि ये दो डेल्टाओं के बीच में, ठीक है, ये दो डेल्टाओं के बीच में इधर यहाँ पर, ठीक है, इसका निर्माण हो गया है, इसलिए इसको डेल्टाई झील बोलते हैं और इसका नाम है कोलेरू झील। और कौन कौन से डेल्टा के बीच में है ये, तो आप बताइए, गोदावरी और कृष्णा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। अब एक चीज़ और, अब यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान से संबंधित है कि आपका देखिए उत्कल तट जो उड़ीसा तट है वो कम्प्लीटली आपका उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। उसके नीचे आते हैं जब उत्तरी सरकार, तो आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। फिर आते हैं जब कोरोमंडल तट, तो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। ये चीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए, इसका विभाजन देख लिए, क्रम से देखिए चल रहे हैं और आप लोग को एकदम चीज़ें आपको सिक्वेंसली समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब विभाजन पर तुलनात्मक अध्ययन की बात किए थे हम, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन की बात किए थे। चलिए तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम लोग थोड़ा सा कॉलम बना ले तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर क्या बचेगा आपका, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड लैगून्स हम लोग देख लेंगे। देखिए हम लोग पॉइंट वाइज देख लें, अगर पश्चिमी तटीय मैदान और ये पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है, इसको रीच कर दे। ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्या मैं बोलूँगा सिर्फ, ठीक है, चौड़ाई के रेस्पेक्ट में। सबसे पहला क्या है, पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान क्या है, अधिक चौड़ा है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला
कम चौड़ा, अधिक चौड़ा। ठीक है, चौड़ाई के रेस्पेक्ट में हो गया। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे आप, चूँकि पश्चिमी तटीय मैदान जो है आपका, पश्चिमी तटीय मैदान, उसका जो ये क्या नाम है, पश्चिम तटीय पर्वत है, मतलब सॉरी पश्चिमी घाट पर्वत जो है इधर है और इधर आपका पूर्वी घाट पर्वत है। तो पश्चिमी घाट पर्वत आपको मैंने पहले बताया था, एक कगार है, टूटा हुआ भाग है। इसलिए अगर टूटे हुए भाग में आप अच्छी तरह देख रहे हैं, टूटे हुए भाग में क्या होता है, उस तट का कटे फटे होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये क्या है कि आपका जो पश्चिमी तट है, जो आपका पश्चिमी तट है वो काफ़ी कटा फटा है। ठीक है, अब यहाँ पर केरल का, ये तो बड़ा प्लेन मैंने बना दिया है, लेकिन आप अगर मैप में देखेंगे जूम करके अपने गूगल पे टाइप करके केरल का मैप, मतलब भारत का मैप देखेंगे, वो केरली या फिर पश्चिम तटीय मैदान को पूरा जब जूम करेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी ये वाला मैदान ऐसे ऐसे काफ़ी, ठीक है, इस तरीके से काफ़ी कटा फटा है। ठीक है, तो इधर का मैदान क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी कटा फटा है और ये कम कटा फटा है। क्या है, बस जस्ट अपोजिट, कम कटा फटा है। ठीक, अब यहाँ पर कटा फटा बताने का मेरा उद्देश्य क्या था वो आप समझिए। काफ़ी कटा फटा होने के कारण क्या है, जैसे ये देखिए, अगर ये काफ़ी कटा फटा है, समझिए इस बात को, और सीधा इधर हमारा स्थल है और इधर जल है, तो जो सॉरी जो आपका बंदरगाह होगा इस तट पे ज़्यादा बनेगा, इस तट पे कम बनेगा। कारण क्या है, अगर इधर मैदान चौड़े हैं तो इधर जो अवसाद हैं क्या होगा, काफ़ी दूर तक फैले होंगे। तो जो हमारे जो जो हमारे जहाज होंगे, है ना, जो हमारे बड़े बड़े शिप होंगे, वो क्या होगा, इनको काफ़ी दूर रोकना पड़ेगा, और हमारा जो इधर जो हमारे पोर्ट विकसित होंगे उनसे उनकी दूरी काफ़ी हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है, हमारा जो जहाज है वो एकदम सीधा कहाँ तक आ सकता है, हमारे पत्तन तक आ सकता है, मतलब स्थल तक आ सकता है। और हम लोग को क्या होगा, देखिए मान लीजिए यहाँ आपने पोर्ट का विकास किया तो जहाज जो है डायरेक्ट आपको क्या है, स्थल मार्ग से जुड़ जाते हैं। ठीक है, नज़दीक आ जाते हैं, कहने का मतलब क्या होता है, नज़दीक आ जाते हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं आप कि कटा फटा होने के कारण इधर बंदरगाहों का विकास काफ़ी आसान है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा है, आसान है इसलिए ज़्यादा है, समझ रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये बता देता कि इधर बंदरगाहों का विकास ज़्यादा हुआ है, इधर कम हुआ है, तो आप एक फैक्ट रूप में रट लेते हो उसको, लेकिन ऐसा क्यों है ये बताना जरूरी था। तो आप समझिए इस बात को, इधर क्या है, पश्चिमी तट मैदान में बंदरगाहों की संख्या, बंदरगाहों संख्या अधिक, और इधर क्या है, कम। कम क्यों है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, एक और, इस तटीय मैदान में लैगून झीलों, मैंने बताया था लैगून झीलों की बात करेंगे, इन तटीय मैदानों में लैगून झीलों की संख्या अधिक है एज कंपैरिजन टू पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान में लैगून झीलों की संख्या अधिक है। ठीक है, लैगून झीलें अधिक, अपेक्षाकृत कम। ठीक है, अपेक्षाकृत कम। और आपको हाँ एक चीज़ और, इधर की नदियाँ ध्यान दीजिए, इधर की नदियाँ क्या बनाती हैं, देखिए अंतर ही आपको बताना है। इधर की नदियाँ आपको क्या बताती हैं, क्या बनाती हैं, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, और आपका जो पूर्वी तटीय मैदान की जो नदियाँ हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा नदियाँ, ज्वार नद, एस्चुअरी को हम लोग ज्वार नद मुख बोलते हैं, ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, और इधर किसका करती हैं, डेल्टा का। ठीक है, बात समझ में आ गया, इधर ज्वार नद मुख का निर्माण और इधर डेल्टा का निर्माण। अब यहाँ बात कर लें, अगर हम लोग हम लोग अपवाह तंत्र में नदियों के बारे में बहुत डिटेल्स मैंने आपको बताया है।
ठीक है। और जब हम लोग इधर का पश्चिमी घाट पर्वत पढ़े थे उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण नदियों का नाम मैंने लिया था, ठीक है। फिर भी आप जान लीजिए, जैसे आपका गोवा में मांडवी और जुआरी नदियाँ हो गई, ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं। कर्नाटक में जो मुख्य नदी है शरावती, जिसमें मैंने आपको जोग प्रपात और महात्मा गांधी जिसका नाम और है महात्मा गांधी प्रपात भी उसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना का भी विकास हुआ है, ठीक है। इसलिए उसका नाम महात्मा गांधी प्रपात भी कहा गया है। तो वो आपका कर्नाटक में शरावती नदी पे है। फिर इधर आपकी भरत पूजा है ना, क्या सॉरी केरल में भरत पूजा, पेरियार, ये तमाम महत्वपूर्ण नदियां हैं जो आपका इधर एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये आप नदी मुख्य नदियां थी जो मैंने आपको ऐसे ही ओरली बता दिया, लेकिन अपवाद तंत्र में हमने इसको अच्छे से बताया हुआ है। फिर भी यहाँ भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इधर क्या करती हैं नदियाँ ज्वारनात्मक का, इधर क्या करती हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये जो मुख्य अंतर था या तुलनात्मक अध्ययन था वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिया है, ठीक है। एक दो अंतर है, आप अपने से भी सोच सकते हैं अगर कुछ छूट रहा होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से जितना होता मैंने बता दिया, लेकिन अगर कुछ और ऐसी चीज़ें हैं तो आप अगर अच्छे से जितना मैंने बताया है उसको एक बार देख लेंगे तो आपको कुछ एक दो अंतर और समझ में आ जाएगा और अच्छा लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से तुलनात्मक अध्ययन आप कर लिए, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इधर बंदरगाहों की संख्या ज़्यादा है, इधर कम है। ऐसा नहीं इधर है, इधर भी बहुत है, विशाखापट्टनम, ठीक है, चेन्नई बहुत है इधर, लेकिन इधर ज़्यादा है। वो कारण यही है, ठीक है। कटा-फटा होने के कारण हमारी जो जहाज़ें हैं जो वो सीधा कहाँ तक चली जाती है, हमारे स्थल मुख्य स्थल तक, ठीक। अब हमने चूंकि यहाँ पर लैगून झीलों की बात की है तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से ये आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए लैगून झील क्या होती है जिसके हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए केरल में हम लोग उसी को कयाल बोलते हैं। तो कयाल क्या है? कयाल कयाल एक क्या है, लैगून झील का ही एक प्रकार है, नाम है जिसको केरल में कहते हैं कयाल। ध्यान रहे आप लोग को कि कयाल भी एक लैगून झील ही है, ठीक है। देखिए लैगून झील, इसका निर्माण कैसे होता है मैंने आपको पहले बताया कि पश्चिम तटीय मैदान में इनकी संख्या ज़्यादा है। कारण ये है कि पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी कटा फटा है। देखिए यहाँ पर कटा फटा होने का संबंध आपकी लैगून झीलों से भी बनने वाला है। देखिए, ठीक है, लैगून झीलें क्या होती हैं, मान लीजिए कोई स्थल है, ठीक है, एक स्थल है, ठीक है। अब इधर ये थोड़ा सा अंदर तक है। अब जो सागरी जल है यहाँ पर क्या है, लहरें मार मार के इसको क्या कर दिया, अंदर गहरा कर दिया और ये इसका मुंह ऐसे बन गया, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये झील का भी निर्माण हो रहा है, समझिए इस बात को। लहरें बराबर जा रही हैं इसको और गहरा करते हुए, लेकिन ये जो भाग है इधर तो काट रही, पर ये जो भाग है ये उनके जो आपके समुद्री अवसाद है उनके लिए एक निक्षेपण का रूप भी निक्षेपण का भी काम करने लगता है। क्योंकि यहाँ पर जो आती है यहाँ धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ निक्षेपण ऐसे बढ़ने लगता है दोनों साइड, ठीक है। और ये क्या होता है, धीरे धीरे मिल जाती हैं और मिलती पूरी मिल जाती हैं, ठीक है। और नहीं मिलती हैं तो क्या होता है, एक हल्का पट्टी नुमा हल्का सकरा ही मार्ग रहता है जो इस जल को इस समुद्री जल से जोड़े रहता है, वरना इधर से ये इसको बंद कर देती हैं और इसलिए इसको क्या ये क्या हो जाता है हमारा एक झील। अब जो समुद्री जल पूरा यहाँ तक आता था अब क्या हो रहा है, हल्का फुल्का इधर आ रहा है, बाकी यहीं तक आ रहा है। तो अब इसी को बोलते हैं हम लोग क्या कहते हैं, ये पश्च जल, बैक वाटर, ठीक है। अब वाटर जो आपका यहाँ तक आ रहा था, यहाँ तक आ रहा था, वो कहाँ तक आ रहा है, मेनली अब यहीं तक आ रहा है। इसलिए इसको हम एक झील का निर्माण हुआ, इसको कौन सा निर्माण बोलते कौन सा झील बोलते हैं, लैगून झील का, ठीक है। कौन सा झील हो गया आपका, लैगून झील हो गया। और इसी को हम लोग केरल में इसी प्रकार के झीलों को हम लोग केरल में बोलते हैं कयाल, ठीक है। समझ गए आप लोग कयाल क्या होता है, लैगून झीलों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण लैगून झीलें हैं जिनका हम पश्चिमी तटीय मैदान पे और कुछ पूर्वी तटीय मैदान पे हैं, उनका हम थोड़ा सा जिक्र कर लें। जैसे आपका केरल में ही है, आपका महत्वपूर्ण है केरल में, देखिए एक है आपका वेम्बनाड झील, ठीक है, एक है अष्टमुदी, अष्टमुदी झील, ठीक है।
और इसी वेम्बनाथ झील के दक्षिण में एक छोटा सा इसी कयाल का ही एक कयाल नुमा ही झील है वो, ठीक है, उसका नाम है पुन्नामदा। ठीक है, क्या नाम है? पुन्नामदा लैगून झील। ठीक है, अब आपके मन में यह हो सकता है कि आपने बताया सर कि काफ़ी छोटी छोटी झीलें हैं, कयाल बहुत हैं पश्चिमी पे, फिर उसमें इन दोनों का नाम तो फेमस है, पुन्नामदा का नाम क्यों लिए? तो पुन्नामदा भी किसी चीज़ के लिए फेमस है, इसलिए यहाँ पर इसको बताना जरूरी था। ठीक है, देखिए ये है आपका वेम्बनाथ झील है सबसे मतलब अगर इनका क्रम देखें तो पहले वेम्बनाथ पड़ता है, ठीक है, फिर पुन्नामदा झील और आपका फिर अष्टमुदी। ठीक है, तो क्रम आपको याद रहना चाहिए। और ये दोनों तीनों आपका कहाँ पड़ते हैं? केरल में पड़ते हैं, केरल के मालाबार तट में। ठीक है, इसी वेम्बनाथ झील में आपका पंबा नदी, वेम्बनाथ झील में आपका पंबा नदी आके गिरती है। पंबा नदी इसी वेम्बनाथ झील में आके गिरती है। एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, ठीक है, मैंने बताया पुन्नामदा झील क्यों महत्वपूर्ण है, तो केरल में एक नौकायन प्रतियोगिता होती है जिसको नेहरू ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए आप लोग, केरल में एक नौकायन प्रतियोगिता होती है जिसका नाम है नेहरू ट्रॉफी, वो इसी झील में आयोजित की जाती है। ठीक है, उस प्रतियोगिता का जो आयोजन होता है वो इसी कयाल में होता है। ध्यान रखिए, पुन्नामदा झील एक लैगून झील है, लैगून झीलों को केरल में कयाल बोलते हैं, तो इसी कयाल में आपका नेहरू ट्रॉफी का आयोजन होता है जो एक नौकायन प्रतियोगिता है। ठीक है, क्या? नेहरू ट्रॉफी। ठीक है, किससे पर है? नौकायन प्रतियोगिता। ठीक है, इसलिए पुन्नामदा बताना जरूरी है। क्रम आप लोग ऐसे याद रखेंगे, वेम्बनाथ, फिर उसके जस्ट दक्षिण में आपका क्या है? पुन्नामदा, और काफी दक्षिण में आएंगे तो आपका अष्टमुदी। ठीक है, ठीक, इसी तटीय मैदान में आप लोग एक चीज और जान, इसी तटीय मैदान में एक द्वीप का निर्माण हुआ है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप, वो भी आपका केरल में ही है। कहाँ है? वो भी आपके केरल में ही है, वेलिंगटन द्वीप, जो आपके इसी पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा है। किसका है? पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा है। एक द्वीप नुमा संरचना बन गया है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप, काफी पर्यटन के लिए फेमस है। ठीक है, वेलिंगटन द्वीप। तो इस तरीके से आपके जो कयाल हो गए, या फिर लैगून झील, या फिर बैक वाटर जिसको हम लोग हिंदी में पश्च वाटर बोलते हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अगर किसी को बैक वाटर या लैगून झीलों को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो फिर से कमेंट करेगा, मैं इसको एक मतलब नेक्स्ट लेक्चर में उसको फिर से बताकर फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब अगर हम इसी कयाल झीलों की बात करें जो आपके पूर्वी तटीय मैदान में है, तो वो कौन कौन से है आपके? चिल्का, जो उड़ीसा में है आपका, कौन सा है आपका? चिल्का झील, ये भी आपका एक लैगून झील है। ठीक है, चिल्का झील भी आपका एक लैगून झील है, और आपका पुलिकट झील भी एक लैगून झील है। पुलिकट झील भी आपका एक लैगून झील है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कोलेरू झील आपका लैगून झील नहीं है, एक डेल्टाई झील है। ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक, पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है, लेकिन इसका अधिकांश विस्तार इसका पुलिकट झील का वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तमिलनाडु जो इसका मतलब पुलिकट झील का जो दक्षिणी सिरा है वो तमिलनाडु से सटा हुआ है। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा। चिल्का झील और पुलिकट आपका लैगून झील है, कोलेरू आपका डेल्टाई झील है। तो इधर की जो 3 महत्वपूर्ण तटीय झीलें थी उनके बारे में आपने जाना, फिर इधर आपने 3 महत्वपूर्ण झीलों के बारे में जाना, और बहुत सारी झीलें हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण थी उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर जाने। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये तटीय मैदान यहाँ पर कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेरी इससे संबंधित हो जो आपको न समझ में आया हो तो कृपया कमेंट करें, मैं जरूर उसका निवारण करूँगा। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। प्लीज़ जो लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, प्लीज़ मैं बार बार कहता हूं, अभी हमारे चैनल को आपकी सख्त सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग बहुत सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से, ये मैं आपसे विनती कर रहा हूं। ठीक है, शेयर भी करें लेक्चर को। जो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी इस चैनल पे स्टार्ट होने वाली हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपना सहयोग दिखाएं, इसकी बहुत आकांक्षा है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।